आज हम क्विक सॉर्ट का अभ्यास करेंगे। एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सॉर्ट का मतलब क्या होता है। सॉर्ट का मतलब ये होता है कि अगर सपोज हमें कोई अरे दिया गया है तो उस अरे को असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब किसी भी अरे को अगर तुम्हें असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो ऐसा करने के कुछ अलग अलग सॉर्टिंग टेक्निक्स होते हैं। तो उन अलग अलग सॉर्टिंग टेक्निक्स में से एक सॉर्टिंग टेक्निक है क्विक सॉर्ट। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि कैसे हम दिए गए अरे को इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्विक सॉर्ट। अब अगर तुम्हें क्विक सॉर्ट समझना है तो तुम्हें सबसे पहले टोटल 5 चीजें समझने की जरूरत है। आई क्या होता है, जे क्या होता है, पाइवोट क्या होता है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। क्या है कि पूरी की पूरी दुनिया के लिए क्विक सॉर्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सॉर्टिंग टेक्निक है। बट मैंने तुम्हारे लिए 2 प्रोसेसेस बनाए हैं बहुत ज़्यादा सिंपल। अगर तुमने इन दोनों प्रोसेस को समझ लिया तो तुम क्विक सॉर्ट का वर्किंग एकदम आसानी से समझ जाओगे। और अगर तुम वर्किंग समझ गए तो एल्गोरिदम तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और फिर सारी की सारी चीज़ें खत्म हो गई फिर, राइट। तो अब हम इन प्रोसेसेस को समझते हैं, ठीक है। बट उन प्रोसेसेस को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि पाइवोट क्या होता है, आई क्या होता है और जे क्या होता है, ठीक है। देखो, इन आर केस जो अरे का सबसे पहला एलिमेंट है उस सबसे पहले एलिमेंट को हम कहेंगे पाइवोट। मतलब अब हमारे अरे का जो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज 10, तो 10 इज आर पाइवोट। अब आई क्या होता है, पाइवोट के बाजू का जो एलिमेंट होता है उसको हम आई कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पाइवोट के बाजू का जो इंडेक्स होता है उसको हम आई कहते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस क्या मैं यहां पे आई लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स, ये एलिमेंट या ये इंडेक्स हमारा आई हो गया, राइट। अब जे क्या होता है, जो एकदम आखिरी का एलिमेंट होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो एकदम आखिरी का इंडेक्स होता है उसको हम जे कहते हैं। तो क्या मैं यहां पे जे लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स। तो बेसिकली यहां पे हमारा आई आ गया, यहां पे हमारा जे आ गया और ये हमारा पाइवोट है। क्लियर। अब हम प्रोसेस 1 की शुरुआत करते हैं। प्रोसेस 1 के अंदर भी हम जे से शुरू करते हैं, ठीक है। अब जे क्या है, जे जो होता है वो राइट टू लेफ्ट मूव करता है, ठीक है। अब जे राइट टू लेफ्ट मूव करता है ये हमने समझ लिया, बट राइट टू लेफ्ट मूव करके वो करता क्या है? बस मूव ही करते रहेगा क्या जिंदगी भर? नहीं, राइट टू लेफ्ट वो तब तक मूव करेगा जब तक उसको एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाता विच इज लेस देन और इक्वल टू पाइवोट, राइट। तो हमारा जो जे है वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, और वो राइट टू लेफ्ट तब तक मूव करेगा जब तक उसको एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाता विच इज लेस देन और इक्वल टू पाइवोट। इज 31 लेस देन और इक्वल टू 10? नो, इट इज ग्रेटर देन 10, और इसीलिए वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। अब वो जे 31 से 4 पे मूव करेगा, मतलब राइट टू लेफ्ट ना, इधर मूव करेगा तो 31 से वो 4 पे आ जाएगा। इज 4 लेस देन और इक्वल टू 10? यस, 4 इज लेस देन 10, तो वो इधर आके रुक जाएगा, उसको उसका एलिमेंट मिल गया, ठीक है। जे की कहानी खत्म हो गई क्योंकि उसको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया विच इज लेस देन और इक्वल टू पाइवोट। अब उसके बाद आई की कहानी देखते हैं। आई का क्या सीन है? आई जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है, तो आई वुड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ऐसा आई कब तक मूव करेगा? ऐसा आई तब तक मूव करेगा जब तक उसको एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाता विच इज ग्रेटर देन पाइवोट। इज 11 ग्रेटर देन पाइवोट? यस, 11 इज ग्रेटर देन पाइवोट, मतलब उसको अपने पहले डब्बे में वो एलिमेंट मिल गया तो उसको अब मूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपना जो आई है वो यहीं पे रहेगा, ठीक है। आई को उसका एलिमेंट मिल गया, जे को उसका एलिमेंट मिल गया, तो जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो फिलहाल के लिए वैसे के वैसे रहेंगे, और 10, और ये हमारा पाइवोट होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। अब जब आई को उसका एलिमेंट और जे को उसका एलिमेंट मिल जाएगा वो दोनों रुक जाएंगे। अब जब वो दोनों रुक जाएंगे तब प्रोसेस 1 खत्म हो जाएगा और प्रोसेस 2 की शुरुआत होगी। अब प्रोसेस 2 क्या कहता है?
प्रोसेस 2 ये कहता है कि अगर I डजंट क्रॉस J, मतलब अगर I ने J को क्रॉस नहीं किया है तो स्वैप J विथ I। क्या हमारे केस में I ने J को क्रॉस किया है? नहीं, I ने J को क्रॉस नहीं किया है, मतलब ये कंडीशन हमारे केस में फिलहाल सही है। तो उस केस में क्या करना है? स्वैप J विथ I। J के जगह पे I का एलिमेंट आएगा और I के जगह पे J का एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 वैसे का वैसा विच इज पाइवोट, I के जगह पे J का एलिमेंट, राइट, और 9 63 और J के जगह पे I का एलिमेंट 11 और 31, और ये वैसे का वैसा। अब ये खत्म होने के बाद हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, और कब तक रिपीट करेंगे वो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। अब फिर से हम प्रोसेस 1 पे आएंगे। प्रोसेस 1 क्या कहता है? J वुड मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, J को राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। लाइक तुम I से भी शुरू कर सकते हो, बट हमने स्टार्टिंग से ही क्योंकि J से शुरुआत की थी इसलिए हम J से पहले शुरू करते हैं, ठीक है। तो J वुड मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो J फिर से राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, और कब तक मूव करेगा? तब तक मूव करेगा जब तक उसको एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाता विच इज लेस देन और इक्वल टू पाइवोट। तो अभी इज 11 लेस देन और इक्वल टू पाइवोट? नो, 11 इज ग्रेटर देन 10, इसलिए वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। इज 63 लेस देन और इक्वल टू पाइवोट? नो, 63 इज ग्रेटर देन 10, तो फिर से एक डब्बा लेफ्ट मूव करेगा। इज 69 लेस देन और इक्वल टू पाइवोट? नो, 69 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो ये भी कैंसल। एक और इधर मूव करेगा लेफ्ट में। इज 7 लेस देन और इक्वल टू पाइवोट? यस, 7 इज लेस देन पाइवोट, इसीलिए अभी जो J है वो हमारा इधर आके रुकेगा। तो J अभी इधर आ गया, राइट, यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं, और अभी J का स्टोरी खत्म हो गया क्योंकि वो रुक गया कहीं ना कहीं आकर। अब हम I का कहानी शुरू करते हैं। I का क्या कहानी है? I वुड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। I को हम लेफ्ट टू राइट मूव कराएंगे। कब तक मूव करेंगे? तब तक मूव करेंगे जब तक उसको एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाता विच इज ग्रेटर देन पाइवोट। इज 4 ग्रेटर देन पाइवोट? नो, 4 इज लेस देन 10, इसलिए वो आगे बढ़ेगा। इज 7 ग्रेटर देन पाइवोट? नो, 7 इज लेस देन पाइवोट, इसीलिए वो और आगे बढ़ेगा। इज 69 ग्रेटर देन पाइवोट? यस, 69 इज ग्रेटर देन 10, इसीलिए जो हमारा I है वो यहाँ पे आके रुकेगा 69। ओके, अब यहाँ पे दोनों रुक गए, बाकी के नंबर्स वैसे के वैसे लिख देते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे हमारा प्रोसेस 1 हो चुका है। अब प्रोसेस 1 होने के बाद हम प्रोसेस 2 की शुरुआत करते हैं। व्हाट द हेल इज प्रोसेस 2? अगर I डजंट क्रॉस J, स्वाइप J विथ I, बट हमारे केस में यहाँ पे I ने J को क्रॉस कर लिया है। देखो, लाइक I है यहाँ पे और J है, I ने J को क्रॉस कर लिया। देखो, J पहले यहाँ पे था, I इधर था, बट अभी J यहाँ पे और I वहाँ पे है, मतलब I ने J को क्रॉस कर लिया ना। तो अभी इसलिए ये जो कंडीशन है वो हम नहीं लेंगे, हम दूसरा कंडीशन लेंगे। व्हाट द हेल इज दूसरा कंडीशन? अगर J I को क्रॉस करता है तो मतलब हमारा ही कंडीशन का बात हो रहा है, तो क्या? तो स्वैप J विथ पाइवोट, पाइवोट के साथ हम J को स्वैप करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो 7 है विच इज J, इसको हम पाइवोट विच इज 10 उसके साथ स्वैप करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 7 आ जाएगा और J के जगह पे आ जाएगा 10, और बाकी सब नंबर्स वैसे का वैसा। और यहाँ पे हमें हमारा पास 1 मिल चुका है। देखो यहाँ पे मैंने नीचे क्या लिखा है, इसी कंडीशन के नीचे, इसी कंडीशन का ही पार्ट है, टेम्पररीली स्टॉप। हम इसको टेम्पररीली स्टॉप करेंगे। पाइवोट गॉट इट्स प्लेस, पाइवोट को उसका जगह मिल गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा पाइवोट था विच इज 10, उसको उसका जगह मिल गया है। देखो, और जो हमारा आंसर है, इसका आंसर ये होना चाहिए। तो इसके अंदर भी जो 10 है उसका जो जगह है वो यही तो है। तो जो हमारा पाइवोट है उसको उसका जगह मिल गया है। देखो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स फिलहाल के लिए जाए भाड़ में, वो गए तेल लेने। हम बस
10 को देखेंगे, हम बस हमारे पाइवोट को देखेंगे। फिलहाल के लिए हमें बस हमारे पाइवोट से लेना देना है। पाइवोट को उसका जगह मिल गया है, और जब पाइवोट को उसका जगह मिल जाता है हमारा पास 1 कंप्लीट होता है। मतलब अगर अगली बार फिर से किसी दूसरे पाइवोट को उसको उसका जगह मिल गया तो दैट वुड बी पास 2। अगली बार फिर से अगर किसी दूसरे पाइवोट को उसका जगह मिल गया इट वुड बी पास 3। मतलब बेसिकली जब पाइवोट को जगह मिल जाता है वो हमारा पास होता है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा एक हमारा सर्किट है टू गेट द पोजीशन फॉर आवर फर्स्ट पाइवोट, राइट। अब तुम्हारे मन में 2-3 सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल वुड बी ठीक है, लाइक पाइवोट को उसका जगह मिल गया, दैट्स फाइन, बट अभी आई जे और पाइवोट यहाँ पे हम कहाँ पे लिखेंगे? एंड द सेकंड सवाल वुड बी ठीक है पाइवोट को अब उसका जगह मिल गया बट दैट्स फाइन, बट अभी ये प्रोसेस यहाँ पे रुक क्यों गया है? अभी तक पूरा का पूरा अरे सॉर्ट थोड़ी हुआ है, बस एक ही एलिमेंट सॉर्ट हुआ है, राइट। तो देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, जब एक पाइवोट को उसका जगह मिल जाता है और हमें पास 1 या कोई भी पास मिल जाता है, तब वहाँ पे हम उस सर्किट को टेम्पररीली स्टॉप करते हैं और ये जो आई है, जे है और पाइवोट है, इन लोगों को रीअसेंबल करते हैं। अब ये जो आई है, जे है, पाइवोट है, इनको रीअसेंबल करना, इसका मतलब क्या होता है? देखो ये हमारा पाइवोट है जिसको उसका जगह मिल चुका है, ठीक है। अब पाइवोट के राइट हैंड साइड में जो नंबर्स बचे हैं उसको हम एज एन सेपरेट अरे ट्रीट करेंगे। इसको हम राइट साइड अरे कहते हैं। और पाइवोट का जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम एज अ सेपरेट अरे ट्रीट करेंगे। इसको हम लेफ्ट साइड अरे कहते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर RSA को, इस पूरे को हमने एज 1 अरे ट्रीट किया, तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा ये हमारा पाइवोट होगा, जो ये एलिमेंट होगा या ये जो इंडेक्स होगा ये हमारा आई होगा, और इस अरे का जो लास्ट इंडेक्स होगा या इस अरे का जो लास्ट वैल्यू होगा वो हमारा जे होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पाइवोट आई और जे जो है रीअसेंबल हो गया ना। और अगर इसको हम आगे सॉल्व करते गए तो पाइवोट को उसका जगह मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा पाइवोट को उसका जगह मिल जाता है, हमने पहले भी यही देखा। तो यहाँ पे पाइवोट को उसका जगह मिल जाएगा। अब जब पाइवोट को उसका जगह मिल जाएगा तब पाइवोट के भी राइट हैंड साइड में या पाइवोट के भी लेफ्ट हैंड साइड में या दोनों भी एक एक अरे होगा, तो उनके ऊपर भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तब वहां पे भी कोई ना कोई पाइवोट होगा और उसको भी उसका जगह मिल जाएगा। यही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और यही सेम प्रोसेस हम रिकर्सिवली करते जाएंगे। ये बस एक बार नहीं होगा, ये होता जाएगा रिकर्सिवली। और ऐसा कब तक? ऐसा तब तक जब तक हमें सॉर्टेड अरे नहीं मिल जाता, तब तक। रिकर्सिवली करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट सॉर्ट होंगे। यहाँ पे जैसे एक एलिमेंट सॉर्ट हुआ है, वैसे अगर यहाँ पे इस अरे पे और उस अरे पे और फिर वहाँ पे भी जो पाइवोट आएगा उसके लेफ्ट हैंड साइड के अरे में, उसके राइट हैंड साइड के अरे के ऊपर, और इधर के साइड पे भी सेम चीज़, जब हम ऐसा करते जाएंगे रिकर्सिवली, तब एक ऐसा टाइम डेफिनेटली आएगा जब हमें पूरा का पूरा अरे सॉर्ट आउट होके मिलेगा। तो बेसिकली ये तुम्हारे पहले सवाल का जवाब कि पाइवोट आई और जे का क्या करें। अब तुम्हारा दूसरा सवाल, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ तक किया है, ये यहाँ तक करके ही मैंने क्यों स्टॉप कर दिया? यहाँ तक तो हमने बस एक ही एलिमेंट को सॉर्ट किया है। मुझे ये प्रोसेस तब तक करना चाहिए था जब तक हम पूरा का पूरा अरे सॉर्ट आउट नहीं कर देते। तो यहाँ तक करके ही मैंने इस प्रोसेस को क्यों रोक दिया? देखो द थिंग इज दैट कि अगर तुम एग्ज़ाम के लिए लेक्चर देख रहे हो तो एग्ज़ाम के अंदर या यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर तुमसे यहाँ तक सॉल्व करना ही एक्सपेक्टेड है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर तुम पूरा का पूरा प्रोसेस करने गए तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी है, और जो एग्ज़ाम होता है तुम्हारा उसके अंदर टाइम लिमिट है। इसलिए जो पेपर चेकर है या जो यूनिवर्सिटी है या जो एग्ज़ाम है वो तुमसे यहाँ तक शो करना ही एक्सपेक्ट करती है। और अगर चाहो तो तुम फॉर सेफ्टी अपने टीचर को पूछ सकते हो।
ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हें करना है और उसके बाद तुम्हें लिखना है कि रिपीटिंग द सेम प्रोसेस रिकर्सिवली ऑन LSA एंड RSA वी वुड गेट आर अरे सॉर्टेड, और यहाँ पे तुम्हारा वर्किंग ख़त्म हो जाएगा। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इसका एल्गोरिदम का अभ्यास करेंगे। अब हम हमारा एल्गोरिदम शुरू करते हैं। एल्गोरिदम के अंदर जो हमारा सबसे पहला फंक्शन होगा दैट वुड बी, इसका नाम मैं क्विक देता हूँ, और यहाँ पे मैंने इंट क्यों लिखा वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। अब फंक्शन के अंदर हमें 3 चीज़ें पास करनी है। फर्स्ट इज अरे ऑफ कोर्स, उसके बाद लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड मतलब क्या? लोअर बाउंड मतलब सबसे मोस्ट लेफ्ट साइड वाला इंडेक्स विच इज़ 0, एंड अपर बाउंड मतलब मोस्ट राइट साइड वाला इंडेक्स विच इज़ 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंट LWB लिखता हूँ, मतलब लोअर बाउंड, और इंट अपर बाउंड UPB लिखता हूँ, अपर बाउंड। ठीक है, अब अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमें 4 चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है। अब बट उससे पहले मैं तुम लोग को ये बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने इंट क्यों लिखा। इंट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, इस फंक्शन का मकसद क्या है? इस फंक्शन का मकसद जो पाइवोट है उसका लोकेशन देना है। मतलब यहाँ पे पाइवोट का लोकेशन क्या है? 0 1 2। तो दिस फंक्शन इन इट्स फर्स्ट पास वुड रिटर्न 2। तो अभी 2 क्या है? 2 इज इंट, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इंट, राइट। अब फंक्शन के अंदर घुसने के बाद हमें 4 चीज़ें डिफाइन करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आई जे क्यों? यहाँ पे ऑब्वियसली हम आई जे के साथ ही खेल रहे थे, तो इसलिए आई एंड जे। उसके बाद पाइवोट, हमारे पास पाइवोट भी था जिसके साथ हम खेल रहे थे, एंड लास्ट वन इज टेम्प। अब टेम्प क्यों? अगर तुमने यहाँ पे ध्यान से देखा तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? अगर आई डजंट क्रॉस जे स्वैप जे विथ आई। जब भी हम कोई भी चीज़ स्वैप करते हैं या जब भी हम कोई 2 चीज़ें स्वैप करते हैं तब हम क्या लिखते हैं? लेट टेम्प इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू टेम्प, वियर स्टफ लाइक दैट। तो उसके लिए हमें टेम्प की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल्स तो हमने डिफाइन कर लिए, बट इन वेरिएबल्स को वैल्यू तो असाइन करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आई, व्हाट इज आई? आई को कौन सा वैल्यू हम असाइन करेंगे? देखो आई कहाँ पे था हमारा? आई हमेशा 1 पे था। तो अब तुम कहोगे कि आई शुड बी असाइंड विथ 1, बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आई 1 है यहाँ पे, इंडेक्स 1 है यहाँ पे, बट हमेशा 1 नहीं रहने वाला। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर तुमने लेट्स से इस अरे को देख लिया तो यहाँ पे थोड़ी आई 1 है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आई को LWB + 1 लिखूंगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो भी आई तुम देखोगे यहाँ पे या कहीं पे भी, वो हमेशा पाइवोट के बाजू में होता है। एंड व्हाट द हेल इज पाइवोट? पाइवोट हमेशा LWB है, मतलब पाइवोट हमेशा लोअर बाउंड है। अगर तुमने ये अरे के अंदर पाइवोट लोअर बाउंड होगा और पाइवोट के बाजू में आई है, और हमेशा पाइवोट के बाजू में आई रहेगा, इसीलिए आई इज असाइंड विथ LWB + 1। ठीक है, नेक्स्ट जे, व्हाट द हेल इज जे? अगर तुम जे को देखोगे ना आप, तो जे इसका एग्जैक्टली उल्टा है। जे हमेशा आखिरी में रहेगा, जे हमेशा अपर बाउंड रहेगा। देखो यहाँ पे अपर बाउंड है, देखो यहाँ पे अपर बाउंड है। अब क्योंकि जे हमेशा अपर बाउंड ही रहने वाला है इनिशियली स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे हम इसको UPB दे देंगे। UPB मतलब अपर बाउंड। उसके बाद पाइवोट, व्हाट वुड बी असाइनिंग टू पाइवोट? अब पाइवोट को क्या वैल्यू देंगे? देखो पाइवोट जो होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में होता है। देखो हमेशा स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे हम A ऑफ अरे के स्टार्टिंग में, राइट। तो A ऑफ LWB, अरे का लोअर बाउंड, राइट। तो यहाँ पे पाइवोट को भी हमने वैल्यू दे दिया है। टेम्प क्या? तेल लेने। टेम्प का अभी हमें विचार नहीं करना है, टेम्प के बारे में हम बाद में सोचेंगे।
अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है, और वो छोटी सी चीज ये है। यहां पे मैंने क्या लिखा है, अगर जे आई को क्रॉस करता है तो स्वैप जे विथ पाइवोट। अगर जे आई को क्रॉस करता है तो स्वैप जे विथ पाइवोट। यही हमने यहां पे किया था। तो अभी इसका मतलब क्या है, अगर जे आई को क्रॉस करता है, क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर आई जे को क्रॉस करता है? क्यों? क्योंकि हमें तो बस क्रॉसिंग से मतलब है ना, हमें तो बस इस बात से मतलब है कि अगर जे इधर है और आई उधर है तो क्रॉस का मतलब जे आई के उधर जाना चाहिए और आई जे के इधर आना चाहिए, बस इसी बात से मतलब है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर जे आई को क्रॉस करता है तो स्वैप जे विथ पाइवोट, यहां पे था तो इसको मैंने बस ऐसे लिख लिया, अगर आई जे को क्रॉस करता है तो स्वैप जे विथ पाइवोट लिख सकता हूं। तो तुम्हें अभी बस इतना समझने की जरूरत है। ये क्यों तुम्हें समझने की जरूरत थी वो तुम्हें खुद ब खुद बाद में पता चल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे जे और आई का मूवमेंट चालू हो जाता है। जो जे है वो राइट टू लेफ्ट मूव करना चालू कर देता है और जो आई है वो लेफ्ट टू राइट मूव करना चालू कर देता है। अब ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कब तक चलेगी? ये मूवमेंट तब तक चलेगी जब तक आई जे को क्रॉस नहीं कर लेता, तब तक। क्योंकि अगर आई ने जे को क्रॉस कर लिया तो हमें पाइवोट को जे के साथ स्वैप करना पड़ेगा, तब तक मूवमेंट करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये मूवमेंट तब तक चलेगी जब तक आई जे को क्रॉस नहीं कर लेता, तब तक। राइट? अब यहां पे मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है, एंड द स्टेटमेंट इज, अगर आई ने जे को क्रॉस नहीं किया तो इसका मतलब आई जे से छोटा है या इक्वल है। अब यहां पे देख लो, अगर जब तक आई जे को क्रॉस नहीं किया है तब तक आई जे से छोटा ही है, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं। जैसे ही आई ने जे को क्रॉस कर लिया, आई जो है वो जे से बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अगर आई ने जे को क्रॉस नहीं किया तो इसका मतलब आई जे से छोटा है या इक्वल है, तो स्टेटमेंट बराबर है ना। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को और जो मेरा पहला स्टेटमेंट है विच वॉज मूवमेंट चालू हो गई, इन तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करो। मूवमेंट आई और जे का चालू हो गया, उसके बाद अगर आई जे को क्रॉस करता है तो स्वैप जे विथ पाइवोट, और अगर आई जे को क्रॉस नहीं किया तो इसका मतलब आई जे से छोटा या इक्वल है। इन स्टेटमेंट्स को अगर तुम कंबाइन करोगे तो तुम्हें एक छोटी सी चीज पता चलेगी, और वो छोटी सी चीज ये है कि हमें ये जो मूवमेंट है ये कब तक करना है फ्रॉम अ एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू। और वो स्टेटमेंट ये है कि ये जो मूवमेंट है वो हमें तब तक करनी है जब तक आई जे से या तो छोटा है या तो इक्वल है। सिंपल। मुझे पता है तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, रिलैक्स। यहां पे देख लो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो ये मूवमेंट हमने कब तक करी, ये मूवमेंट हमने तब तक करी जब तक आई जे से या तो छोटा या इक्वल है। यहां पे जैसे आई ने जे को क्रॉस किया वैसे आई जे से बड़ा हो गया, तो वैसे हमने इस चीज को स्टॉप कर लिया और उसके बाद हमने पाइवोट को जे के साथ रिप्लेस कर लिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मूवमेंट है ये हमें तब तक करनी है जब तक आई जे से या तो छोटा या इक्वल है? कह सकता हूं। अब समझ में आया? राइट? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि while I is less than or equal to j। अगेन एक बार फिर से समझाता हूं, ये मूवमेंट हमें बस तब तक करनी है जब तक आई जे से या तो छोटा है या इक्वल है। देख लो, यहां पे हर जगह पे आई जे से या तो छोटा है या तो इक्वल है। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं अगेन। ओके, जैसे ही आई जे से बड़ा हो जाता है या इक्वल हो जाता है वैसे ही हम इस कंडीशन को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें जे को पाइवोट के साथ रिप्लेस करना होता है, जे को पाइवोट के साथ स्वैप करना होता है। तो उसका एल्गोरिथम हम बाद में लिखेंगे, वो अभी के लिए गया तेल लेने, उसका अभी हमें टेंशन नहीं लेना है। अभी हमें टेंशन बस इसका लेना है, मतलब इधर तक का अभी हमें टेंशन लेना है कि इसको हम कैसे लेफ्ट में सरकाएंगे और इसको हम कैसे राइट में सरकाएंगे। ठीक है, अब वाइल लूप के अंदर हम घुस रहे हैं। अब वाइल लूप के अंदर सबसे पहले हम आई को मूव कराना चालू कर देते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि जो आई है वो मूव करना कब रुकेगा? आई मूव करना तब रुकेगा जब उसको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा विच इज ग्रेटर देन पाइवोट। अब अगर आई तब रुकता है जब उसको ऐसा एलिमेंट मिलता है विच इज ग्रेटर देन पाइवोट,
तो तुम मुझे बताओ कि आई कब तक मूव करेगा। आई तब तक मूव करेगा जब तक उसको ऐसा एलिमेंट मिल रहा है विच इज इसका उल्टा, लेस देन और इक्वल टू पाइवोट। तो वाइल आई इज, आई नहीं एक्चुअली, आई तो हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ऑफ आई, मतलब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये तब तक चलेगा जब तक उसको ऐसा एलिमेंट मिलता जाएगा विच इज लेस देन और इक्वल टू पाइवोट, लेस देन और इक्वल टू पाइवोट। ठीक है, और जो हमारा आई है वो आगे सड़कता रहता है, हमें उसको सरकाना भी तो है ना आगे, तो उसको हम कैसे सरकाएंगे, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब आई का मैटर खत्म हो गया, अब हम जे का मैटर चालू करते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि जे कब रुकेगा मूव करना। जे मूव करना तब रुकेगा जब उसको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा विच इज लेस देन और इक्वल टू पाइवोट। अब अगर जे का मूवमेंट करना तब रुकने वाला है जब उसको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा विच इज लेस देन और इक्वल टू पाइवोट, तो जे मूव कब तक करेगा, जे मूव तब तक करेगा जब तक इसका उल्टा उसको ऐसा एलिमेंट मिलते रहेगा विच इज ग्रेटर देन पाइवोट। जे तब तक मूव करने वाला है जब तक उसको ऐसा एलिमेंट मिलते रहेगा विच इज ग्रेटर देन पाइवोट। हमने बस उसका उल्टा कर दिया, दैट्स इट। अब जे पीछे मूव करता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे जे माइनस माइनस। अब इन चार लाइंस की मदद से क्या हो रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमने इन दो जे के लाइंस को कंसिडर किया तो इन दो जे के लाइंस की मदद से या इन दो जे के लाइंस की वजह से जे मूव करना चालू कर देगा, और जब जे को उसका नंबर मिल जाएगा वो अपने नंबर के नीचे आके रुक जाएगा, राइट। और इन दो आई के लाइंस की मदद से क्या होगा, इन दो आई के लाइंस की मदद से आई मूव करना चालू कर देगा, और जब आई को उसका नंबर मिल जाएगा वो उसके नंबर के नीचे आके रुक जाएगा, जो कि यहाँ पे हुआ है। तो ऊपर ऊपर से देखा जाए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन चार लाइंस की मदद से जे और आई दोनों मूव करना चालू करेंगे, और जब उनको उनका उनका नंबर मिल जाएगा वो अपने अपने नंबर के नीचे आके रुक जाएंगे, जो कि यहाँ पे हुआ है, राइट। अब जब ऐसा होगा तो उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने ये किया है। अब ये क्या है, अगर आई डजंट क्रॉस जे स्वैप जे विद आई। देखो यहाँ पे आई जे को क्रॉस नहीं करता, तो इसीलिए हम जे को स्वैप करेंगे आई के साथ, जो कि हमने यहाँ पे किया है। तो बस इसी कंडीशन को हमें यहाँ पे लिख देना है। बट इस कंडीशन को हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखो आई ने जे को क्रॉस नहीं किया है, राइट। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, अगर आई जे को क्रॉस नहीं किया तो इसका मतलब आई जे से छोटा है। तो अगर आई ने जे को क्रॉस नहीं किया है तो इसका मतलब आई जे से छोटा है ना, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे इफ आई इज लेस देन जे स्वैप आई विद जे। अब स्वैप आई विद जे को हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए ये टेम्प काम में आएगा ना ब्रो। टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ आई, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे and a of j is equal to temp। ठीक है, यहाँ पे दोनों स्वैप हो जाएंगे, मतलब बेसिकली ये वाला स्टेप यहाँ पे हो गया। देखो हमने स्वैप कर लिया, यहाँ पे हमने स्वैप कर लिया, राइट। अब ये क्लोज, और इससे पूरा का पूरा जो व्हाइल लूप है वो भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया है। रिलैक्स, पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, यहां तक का पूरा प्रोसेस हुआ है, ठीक है। अब हमारा क्या बाकी है, अब हमारा बस इसको एल्गोरिथम में कन्वर्ट करना बाकी है। अब ये क्या है, अगर जे आई को क्रॉस करता है तो स्वैप जे विद पाइवोट, इसका कोड हमें यहाँ पे लिखना है। अब तुम्हारे मन में एक छोटा सा डाउट आएगा, और वो डाउट ये होगा कि इसको जब हम कोड में कन्वर्ट कर रहे थे तो सबसे पहले हमने कंडीशन लिखा और उसके अंदर हमने स्वैप किया, तो क्या जब इसका हम कोड लिखेंगे तो सबसे पहले क्या हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा और उसके अंदर हमें स्वैपिंग करना पड़ेगा? एंड द आंसर इज नो, तुम्हें कंडीशन नहीं लिखना है, तुम्हें डायरेक्टली स्वैप कर देना है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां पे देखो, ये व्हाइल लूप कब तक चलेगा, ये व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक
आई जे को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक। जब आई जे को क्रॉस कर लेगा हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। मतलब इस वाइल लूप से बाहर आने का मतलब ही ये है कि आई ने जे को क्रॉस कर लिया। और यहां पे ये पढ़ो, अगर जे ने आई को क्रॉस कर लिया तो स्वैप जे विद पाइवोट। मतलब इसके बाहर आने का मतलब ही ये है कि अब हमें ये करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली स्वैप करेंगे अभी। अब जे को पाइवोट के साथ स्वैप कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ पे पाइवोट का वैल्यू क्या है, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। पाइवोट का जो वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग, पाइवोट का वैल्यू 10 है। उसके बाद जे का क्या वैल्यू है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स। जे का वैल्यू है 2। ठीक है, एंड आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू है 3। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स। पाइवोट का वैल्यू 10 है, जे का वैल्यू 2 है और आई का वैल्यू 3 है। राइट, देख लो। ओके, अब कैसे स्वाइप करेंगे। सबसे पहले मैं 10 के जगह पे 7 लाता हूं। अब 10 के जगह पे 7 कैसे लाएंगे, देखो ए ऑफ 10 मतलब क्या, इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स 0 है। तो लोअर बाउंड का मतलब 0 ही होता है ब्रो। मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोला था लोअर बाउंड का मतलब 0 होता है और अपर बाउंड का मतलब मैक्सिमम इंडेक्स। राइट, तो क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, ए ऑफ एल डब्ल्यू बी, ए ऑफ लोअर बाउंड, ए ऑफ 0 इज 10। तो यहां पे हम 7 डालेंगे। अब 7 किसके अंदर है, 7 7 का इंडेक्स क्या है, 7 का इंडेक्स 2 है विच इज जे। तो हम यहां पे लिखेंगे ए ऑफ जे। तो अभी इससे क्या होगा, इससे 10 के जगह पे 7 आ जाएगा एंड अभी 7 के जगह पे 10 लाना है। तो अभी 7 की जगह मतलब इंडेक्स 2। राइट, तो ए ऑफ जे, जे मतलब 2 ना, तो ए ऑफ 2 दैट इज ये जगह। तो इसके अंदर हम पाइवोट डाल देंगे। और ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि पाइवोट के अंदर 10 ही तो है। यहाँ पे हमने देखो लिखा है, तो ए ऑफ जे यानी कि ए ऑफ 2 यानी कि बेसिकली दिस, यहाँ पे 10 आ जाएगा यानी कि बेसिकली पाइवोट आ जाएगा। ठीक है, तो इन दो स्टेटमेंट्स की वजह से स्वैप हो गया। बट यहाँ पे तुम्हें और एक छोटी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो चीज़ ये है कि इस पूरे के पूरे फंक्शन का मकसद क्या था। मैंने तुम लोग को क्या बताया था, इस पूरे के पूरे फंक्शन का मकसद था जो एलिमेंट सॉर्ट हुआ है उस एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना। ठीक है, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो अब वो होगा। कौन सा एलिमेंट सॉर्ट हुआ है, 10। 10 का क्या इंडेक्स है, 2। तो हमें 2 रिटर्न करना है। तो अभी 2 किसके पास है, 2 है जे के पास। तो इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे रिटर्न जे और खत्म। ठीक है, तो इससे रिटर्न जे हो जाएगा। और इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस से ये पूरा का पूरा व्हाइल लूप खत्म कर डालेंगे, एंड कर डालेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा व्हाइल लूप खत्म हुआ है। बट अभी भी पूरा का पूरा एल्गोरिथम खत्म नहीं हुआ है ब्रो, अभी थोड़ा सा बाकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम और एक फंक्शन बनाएंगे। अब ये फंक्शन हम क्यों बना रहे हैं वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब जैसे इस फंक्शन का नाम क्विक था, इस फंक्शन का नाम हम सॉर्ट देते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर भी हम वही 3 चीज़ें पास करेंगे जो 3 चीज़ें हमने इस फंक्शन के अंदर पास की थी। और वो भी क्यों कर रहे हैं वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। लोअर बाउंड और अपर बाउंड। ठीक है, अब अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन के आखिरी में हमने क्या किया, रिटर्न जे किया था। अब जो जे हमने रिटर्न किया है उस जे को कैच करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट चाहिए ना यार। तो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पे उस जे को कैच करने के लिए एक एलिमेंट बनाते हैं विच इज z। ठीक है, z के अंदर उस एलिमेंट को यानी कि उस j को हम कैच करेंगे। राइट, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ये फंक्शन हमने क्यों बनाया। देखो, इस फंक्शन की मदद से हमने क्या किया, या ये जो एल्गोरिथम हमने यहाँ से लिखना चालू किया है और यहाँ पे आके ख़त्म किया है, यहाँ तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ तक हम यहाँ से तो लेकर इधर तक का प्रोसेस कर रहे थे पूरा का पूरा। ठीक है, और फाइनली हमें एक एलिमेंट सॉर्ट करके मिल गया इस प्रोसेस के वजह से।
बट हमें बस एक एलिमेंट थोड़ी ना सॉर्ट करना है, हमें तो सारे के सारे एलिमेंट सॉर्ट करने हैं। हमें तो ये एलिमेंट सॉर्ट करने के बाद ये जो अरे यहाँ पे बन रहा है, इस अरे को भी सॉर्ट करना है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। अब अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अगर हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे भी एक एलिमेंट सॉर्ट करके मिल जाएगा, उसके भी लेफ्ट हैंड साइड में और उसके भी राइट हैंड साइड में एक एक अरे होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमें वहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। फिर और एक एलिमेंट सॉर्ट होगा, फिर उन एलिमेंट्स के भी राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में एक एक अरे होगा, वहां पे भी ये प्रोसेस अप्लाई हम करेंगे। और सेम चीज इस एलिमेंट के उस साइड भी होगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हमने किया है इसके वजह से हम बस एक एलिमेंट सॉर्ट कर पा रहे हैं, बट हमें बस एक एलिमेंट सॉर्ट नहीं करना है, हमें पूरे के पूरे अरे के सारे एलिमेंट सॉर्ट करने हैं। इसलिए ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो हमें रिकर्सिवली बार बार सॉर्टेड एलिमेंट के राइट हैंड साइड के अरे में और सॉर्टेड एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड के अरे में अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए ये फंक्शन है। तो अभी तुम मुझे बताओ कि कब तक हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को सॉर्टेड एलिमेंट के राइट हैंड साइड के अरे में एंड सॉर्टेड एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड के अरे में अप्लाई करेंगे। हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को इन अरेज में तब तक अप्लाई करेंगे जब तक लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा है, क्योंकि अगर एक बार लोअर बाउंड अपर बाउंड से इक्वल हो गया तो इसका मतलब वो एलिमेंट सॉर्ट हो गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसी सॉर्टेड एलिमेंट 10 को देख लो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे एक ही अरे है और उस एक अरे के अंदर बस एक ही एलिमेंट है। तो अगर ये सीन है तो यही हमारा लोअर बाउंड है और यही हमारा अपर बाउंड है, ठीक है। तो इसका मतलब लोअर बाउंड और अपर बाउंड इक्वल है ना। तो अगर लोअर बाउंड और अपर बाउंड इक्वल हो गया तो इसका मतलब एलिमेंट सॉर्ट हो गया, राइट। इसीलिए हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को इन अरेज के ऊपर तब तक अप्लाई करेंगे जब तक लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा है, राइट। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ LWB यानी कि लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड, क्योंकि अगर लोअर बाउंड अपर बाउंड से इक्वल हो गया तो इस इफ जो कंडीशन है इस कंडीशन से हम बाहर आ जाएंगे ऐसे। अब इस इफ कंडीशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस इफ कंडीशन के अंदर सबसे पहले इस फंक्शन को हम बुलाएंगे। ये फंक्शन बस यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको किसी ने बुलाया ही नहीं है, इसको किसी ने एक्टिवेट ही नहीं किया है, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन को बुलाएंगे। तो अभी कैसे बुलाएंगे, अगर हमें इस फंक्शन को बुलाना है तो ज़रूरी वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्विक, ठीक है। और इसको वैल्यूज़ हम देंगे, सबसे पहले अरे देंगे, उसके बाद लोअर बाउंड देंगे और उसके बाद अपर बाउंड देंगे। अब अगर हमने इस फंक्शन को बुलाया तो ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, जे करेगा। मतलब बेसिकली इस फंक्शन को बुलाने की वजह से ये फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और ये अरे चलना चालू हो जाएगा, सॉर्ट होना चालू हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे हमें जो 10 ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट सॉर्ट करके मिल जाएगा, राइट। अब इस 10 एलिमेंट का जो लोकेशन है वो लोकेशन जे के मदद से रिटर्न होगा ना, तो यहाँ पे वो आएगा। तो उसको कैच करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे z इज इक्वल टू ये z हमने पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ओके। तो बेसिकली z के अंदर ये एलिमेंट सॉर्ट करके इस एलिमेंट का लोकेशन है, बट यहाँ पे तो हमने बस एक ही एलिमेंट सॉर्ट किया है। इस एलिमेंट के राइट हैंड साइड में कुछ सॉर्ट नहीं हुआ है, इस एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सॉर्ट नहीं हुआ है। तो अब हम 2 लाइन्स लिखेंगे विच वुड बी रिकर्सिव लाइन्स, मतलब बार बार होती जाएंगी, जिसके मदद से ये सारी की सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट वो 2 लाइन्स कौन से होंगी, अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉर्ट। इसी को हम वापस बुला रहे हैं, वो क्यों बुला रहे हैं वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सॉर्ट, हमें अब ये एलिमेंट सॉर्ट हो गया, इसके सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का अरे सॉर्ट करने के लिए वहाँ पे कुछ लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का अरे यानी कि बेसिकली ए, 3 एलिमेंट्स देने पड़ेंगे ना हमें इसे, राइट। तो ए, उसके बाद सबसे उधर का साइड क्या है, ये क्या है, ये लोअर बाउंड है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे LWB लोअर बाउंड। और ये क्या है, क्या इसको मैं Z-1 लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इधर जाके हमने इसको Z के अंदर कैच किया था, तो Z-1 ये हो गया ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Z-1, ओके। तो अभी इसके वजह से ये अरे सॉर्ट हो जाएगा,
ओके, आई मीन ये अरे सॉर्ट नहीं होगा, इधर का एक एलिमेंट सॉर्ट होगा और अभी इस अरे के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सॉर्ट। अभी इस अरे को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले अरे, उसके बाद व्हाट इज दिस एलिमेंट, सॉर्टेड एलिमेंट के ये साइड ना, इधर से यहाँ तक हमें जाना है, इस अरे के ऊपर हमें अप्लाई कर रहा है, तो ये एलिमेंट क्या है, ये है z+1, z+1, और ये आखिरी क्या है, अपर बाउंड UPB, राइट। अब इसके वजह से यहाँ पे हम ये भी कंप्लीट कर देते हैं। इन 3 लाइंस के मदद से ये पूरा का पूरा अरे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सॉर्ट हो जाएगा। और वो कैसे, देखो यहाँ तक जो पहला एलिमेंट है विच इज 10, ये सॉर्ट हो गया। अब इसके बाद ये जो 2 लाइंस है, इन 2 लाइंस को हम रिकर्सिवली बार बार बुला रहे हैं। यही मतलब बेसिकली इसी फंक्शन को हम इन 2 लाइंस की मदद से बार बार बुला रहे हैं ना। तो अभी जब पॉइंटर यहाँ पे आएगा 10 सॉर्ट होगा, तो बेसिकली इसके मदद से हम पहला एलिमेंट सॉर्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसके वजह से ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है हम इधर अप्लाई कर रहे हैं, और इसके वजह से ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है हम इधर अप्लाई कर रहे हैं। और क्योंकि हम वापस इसको बुला रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे भी एक एक एलिमेंट सॉर्ट होगा, राइट। अब जो एक एक एलिमेंट सॉर्ट होगा, उन एक एक एलिमेंट के राइट हैंड साइड में भी कोई ना कोई अरे होगा, और उन एक एक एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई ना कोई अरे होगा। तो क्योंकि हम इसको बार बार बुला रहे हैं, तो वो अरेज भी सॉर्ट हो गए। फिर वहां पे भी जो एलिमेंट सॉर्ट होगा, उस एलिमेंट के भी राइट हैंड साइड में कोई अरे होगा, और उस एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में भी अरे होगा। तो क्योंकि हम अगेन इसको बार बार बुला रहे हैं, तो वो भी सॉर्ट होंगे। ऐसा करते करते हमें फाइनली हमारा सॉर्टेड अरे, जो अरे कंप्लीटली सॉर्टेड होगा, वो मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये जो पूरा का पूरा क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम है वो खत्म हो जाता है। अब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद इसका बेस्ट केस और वर्स्ट केस का अभ्यास करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैं मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर एग्जाम में आने वाले ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर करके रखे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम बेस्ट केस और वर्स्ट केस का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम बेस्ट केस का अभ्यास करेंगे। अब बेस्ट केस का मतलब क्या होता है? बेस्ट केस का मतलब वो केस जिसके अंदर क्विक सॉर्ट को कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बेसिकली कम से कम इटरेशंस करने पड़ेंगे। बट वो केस कौन सा है? वो केस वो है जिसके अंदर पाइवोट हमेशा बीच में आता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा अरे है, ये 5 डब्बों का मेरा अरे है, 1 2 3 4 और 5। अब मान लेते हैं कि हमारा जो पहला पाइवोट है, जैसे यहाँ पे पहला पाइवोट यहाँ पे आया था, वैसे मान लेते हैं कि पहला जो पाइवोट है वो यहाँ पे आ गया। अब जब पहला पाइवोट यहाँ पे आया तो इसके इधर भी एक अरे होगा, इसके इधर भी सॉर्ट करने के लिए एक अरे होगा, राइट। तो मान लेते हैं अब इधर जो दूसरा पाइवोट है वो यहाँ पे आया और इधर जो अगला पाइवोट है वो यहाँ पे आया। अब ये करने के बाद ये अरे पूरा का पूरा सॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक एक एलिमेंट ही है इन अरे के। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली सॉर्टेड ही होंगे। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे के पूरे अरे को सॉर्ट करने के लिए बस 1 2 और 3 ही इटरेशंस लगे हैं, राइट। अब मान लेते हैं कि मेरे पास और एक अरे है, एंड बाय द वे दिस इज द बेस्ट केस। और ये बेस्ट केस क्यों है वो अब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरे पास दूसरा अरे है, इसके अंदर भी 5 डब्बे हैं, ओके। बट यहाँ पे 3 4 5, बट यहाँ पे जो हमारा पाइवोट है वो राइट मोस्ट राइट साइड पे आता है। मान लेते हैं हमारा जो पाइवोट है वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद इस पाइवोट के राइट हैंड साइड में कोई अरे नहीं है, बट इस पाइवोट के लेफ्ट हैंड साइड में एक अरे है। अब अगले बार जो हमारा पाइवोट है यहाँ पे आया, अब इस पाइवोट के भी राइट हैंड साइड में कोई अरे नहीं है, बट लेफ्ट हैंड साइड में एक अरे है। अब अगली बार जो हमारा पाइवोट है वो यहाँ पे आया अगेन राइट हैंड साइड में। अब इस पाइवोट का भी सेम सीन है। अब अगली बार अगेन हमारा जो पाइवोट है वो अगेन टॉप मोस्ट राइट साइड में आएगा, विच इज दिस। तो मतलब बेसिकली इस अरे को सॉल्व करने के लिए 4 इटरेशंस लगे, मतलब 3 से ज़्यादा ही बेसिकली। तो ऑब्वियसली कम इटरेशंस इस अरे को सॉल्व करने के लिए लग रहे हैं ना यार। तो बेस्ट केस ये है। और इसके अलावा तुम कोई भी
केस ले लो, 3 से ज्यादा ही इटरेशंस लगेंगे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई बेस्ट केस वो है जिसके अंदर पाइवोट बीच में आता हो। ठीक है, अब बेस्ट केस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, जो ये हमारा क्विक सॉर्ट है उसका एल्गोरिदम अगर तुमने देखा होगा तो उस एल्गोरिदम के अंदर रिकर्जन का इस्तेमाल हुआ है। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, जो दूसरा फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया था उसके अंदर उसी फंक्शन को हम बार बार बुला रहे थे ना यार, तो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ दैट इज रिकर्जन। जब एक एल्गोरिदम ऐसा होता है जिसके अंदर रिकर्जन का इस्तेमाल होता है, उस एल्गोरिदम का बेस्ट केस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें उसके लिए मास्टर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। मास्टर मेथड क्या होता है, इसके ऊपर वैसे तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, डेडिकेटेड लेक्चर बनाया है, बट आपको वो देखने की अभी जरूरत नहीं है, बाद में कभी अपने फ्री टाइम में देख लेना। इट्स योर चॉइस, योर लाइफ योर चॉइस, बट एनीवे, बट अभी मास्टर मेथड अगर तुमने देखा नहीं होगा वो लेक्चर, तो मैंने तुम्हारे लिए 3 स्टेप सिंपल प्रोसेस बनाया है। तुम्हें बस इस 3 स्टेप सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना है और तुम्हारा बेस्ट केस इजीली निकल आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो हमारा पूरा का पूरा वो एल्गोरिदम था, उस एल्गोरिदम को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट द हेल इज दिस इक्वेशन? Tn is equal to what the hell is A? A is number of sub problems। अब number of sub problems हमारे बेस्ट केस में 2 होगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर हमेशा जो पाइवोट है वो बीच में आ रहा है तो वो एक प्रॉब्लम को 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब जो हमारा पहला स्टेप होगा उसके अंदर बस एक अरे होगा, दैट इज वन बिग प्रॉब्लम। अब बीच में पाइवोट आ जाएगा तो पाइवोट के इधर एक अरे होगा और पाइवोट के इधर एक अरे होगा, तो दैट वुड बी प्रॉब्लम दैट गॉट डिवाइडेड इनटू 2 सब प्रॉब्लम्स, दैट इज नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू 2, राइट। एंड इसीलिए हम यहाँ पे a की जगह पे 2 लिख देंगे, मतलब a का वैल्यू 2 हो गया, उसके बाद t, उसके बाद n बाई बी। अब n बाई बी, ठीक है, n बाय, अब what the hell is b? b का मतलब होता है साइज ऑफ सब प्रॉब्लम। अब साइज ऑफ सब प्रॉब्लम वुड बी 1/2। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगेन हमारे बेस्ट केस में जो पाइवोट है वो बीच में है, इसीलिए वो प्रॉब्लम को 2 में डिवाइड कर लेगा और इसीलिए द साइज ऑफ सब प्रॉब्लम वुड बी 1/2। ठीक है, बिकॉज द प्रॉब्लम गॉट डिवाइडेड इनटू 2 सब प्रॉब्लम एंड दैट इज द रीजन व्हाई द साइज ऑफ एवरी सब प्रॉब्लम इज 1/2, राइट। एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम यहाँ पे लिखेंगे n/2, ओके। और उसके बाद प्लस व्हाट इज फंक्शन ऑफ n। फंक्शन ऑफ n का मतलब होता है ओवरहेड कॉस्ट। अब ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या है? ओवरहेड कॉस्ट का मतलब ये है कि पूरे के पूरे एल्गोरिदम के अंदर रिकर्जन के अलावा और हमने क्या किया, अगर तुमने सेकंड फंक्शन को ध्यान से देखा होगा तो सेकंड फंक्शन के अंदर 2 लाइंस हमने रिकर्जन की लिखी थी, मतलब 2 लाइंस के अंदर हम उसी फंक्शन को बार बार बुला रहे थे, बट जो तीसरा वाला लाइन है वो चीज हमने रिकर्जन के अलावा किया है। अब वो चीज क्या है? उस चीज के अंदर हमने इस फंक्शन को बुलाया था, मतलब जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा था उसको बुलाया था। तो अभी वो जो है उसको एज अ ओवरहेड कॉस्ट हमें लिखना है। तो अभी उस फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली हमने क्या किया है, उस फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली जो मेजर चंक है दैट वाज द व्हाइल लूप जो हमने सबसे पहले लिखा था, ओके। अब वो व्हाइल लूप कितने बार रन करता है? वो व्हाइल लूप अप्रोक्सीमेटली उतने बार रन करता है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो वो व्हाइल लूप n नंबर ऑफ टाइम्स अप्रोक्सीमेटली रन करेगा एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ n की जगह पे n लिखेंगे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ n विल बी n, राइट। अब इसको हमें बस सॉल्व करना है। अल्सो a b और फंक्शन ऑफ n का वैल्यू निकालो। नाउ अब यहाँ पे a क्या होगा? a वुड बी 2, उसके बाद b क्या होगा? b वुड बी 2 and what the hell is function of n? Function of n would be n, right? What next is step number 2, n raised to log a by base b is equal to, इसका वैल्यू निकालो। now what the hell is this? n raised to log a 2 है और b 2 है, तो that is n raised to log 2 base 2। अब अगर तुम log 2 base 2 को कैलसी में डालोगे तो आंसर 1 निकलेगा एंड दैट इज द रीजन व्हाई इसका जो वैल्यू है दैट वुड बी n raised to 1 विच इज n, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, इसमें से एक केस को सेटिस्फाई करो। अब हमें ये देखना है कि ये जो नौटंकी हमने की है ये इन तीनों में से किस केस को सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू n निकल रहा है
एंड फंक्शन ऑफ n का वैल्यू भी n निकल रहा है, मतलब दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n। अब ऐसा कौन सा ये है, ऐसा सेकंड केस है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि केस 2 ऑफ मास्टर मेथड इज सेटिस्फाइड। अब एग्जाम में केस 2 ऑफ मास्टर मेथड इज सेटिस्फाइड बस इतना मत लिखना, केस 2 भी लिख देना, ताकि लाइक इट वुड बी बेटर फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि टीचर्स थोड़े से वियर्ड होते हैं, लाइक व्हाटएवर, जस्ट मेक थिंग्स मोर क्लियर फॉर दैट, उससे अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वर्स्ट ऑफ लाइक दैट, व्हाटएवर, ठीक है। जस्ट केस लिख देना, केस 2 व्हिच इज दिस इज ऑफ द मास्टर मेथड इज सेटिस्फाइड, ऐसा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी केस 2 क्या है, इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन दिस, तो अभी ये क्या है, tn इज इक्वल टू n raised to log a base b, what the hell is n raised to log a base b, that is n or log n log n, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा बेस्ट केस है। अब हम वर्स्ट केस का अभ्यास करेंगे। अब हम इस एल्गोरिथम का वर्स्ट केस कैलकुलेट करने वाला है। वर्स्ट केस कैलकुलेट करने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वर्स्ट केस हम किस केस को कहेंगे। वर्स्ट केस हम उस केस को हमेशा कहेंगे जहाँ पे जो हमारा पाइवोट है वो हमेशा अरे के लेफ्ट हैंड साइड में ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर है 5 डब्बे, 1 2 3 4 और 5। अब वर्स्ट केस का मतलब जो हमारा पहला पाइवोट है वो यहाँ पे आएगा, जो हमारा दूसरा पाइवोट है वो यहाँ पे आएगा। मतलब देख रहे हो तुम लोग, जो पाइवोट है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। देन हमारा पाइवोट यहाँ पे आएगा, देन हमारा अगला पाइवोट यहाँ पे आएगा, एंड देन अगला पाइवोट नहीं आएगा क्योंकि देन दिस एलिमेंट वुड बी सॉर्टेड बाय इट्स ओन, ठीक है। तो ये हमारा वर्स्ट केस होगा। अब वर्स्ट केस के अंदर यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ता है नंबर ऑफ पासेस, मतलब इस अरे को सॉर्ट करने के लिए कितने इटरेशंस लगे हैं, कितने नंबर ऑफ इटरेशंस लगे हैं। तो इस अरे को सॉर्ट करने के लिए 4 इटरेशंस लगे हैं। और वो कैसे, सबसे पहले पाइवोट के लिए 1 इटरेशन लगेगा, दूसरे पाइवोट के लिए दूसरा इटरेशन लगेगा, तीसरे पाइवोट के लिए तीसरा इटरेशन लगेगा, और चौथे पाइवोट के लिए चौथा इटरेशन लगेगा, और पांचवा एलिमेंट क्योंकि अपने आप लाइक दैट इज द लास्ट एलिमेंट और वो एक ही एलिमेंट बचा है तो इसलिए उसके लिए इटरेशन नहीं लगेगा। तो टोटल कितने इटरेशंस लगे हैं, टोटल 4 इटरेशंस लगे हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पासेस इज इक्वल टू n-1। अब n-1 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, n-1 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि n क्या है, n मतलब 5। मुझे कैसे पता चला 5 है, क्योंकि यहाँ पे 5 डब्बे है यानी कि 5 नंबर्स है, n मतलब नंबर्स ही होता है, इसीलिए n का वैल्यू 5 है। तो 5 - 1 दैट इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है और हमें कितने नंबर ऑफ इटरेशंस लगे हैं, 4। तो बस 4 की जगह पे मैंने n-1 लिखा विच इज 4 ओनली। अब नंबर ऑफ पासेस हो गया। अब इसके बाद मैं लिखूंगा नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड फॉर पास 1, ठीक है। पास 1 यानी कि बेसिकली पहले पाइवोट के लिए कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर हुए थे। तो पहले पाइवोट के लिए 1 2 3 4 कंपैरिजंस रिक्वायर हुए थे, तब जाके हमें पहला पाइवोट मिला था। इसीलिए हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 4 नंगा हो गया है। 4 की जगह पे हम n-1 लिखेंगे क्योंकि n-1 4 ही होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पे हम लिखेंगे n-1, राइट। उसके बाद नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर पास 2 यानी कि सेकेंड पाइवोट के लिए हमें, ये हमारा फर्स्ट पाइवोट, ये हमारा सेकेंड पाइवोट के लिए हमें 1 2 3 कंपैरिजंस लगेंगे, राइट। क्योंकि 3 ही डब्बे बचे हैं तो तीनों को कंपेयर करने के बाद हमें सेकेंड पाइवोट मिलेगा, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड फॉर पास 2 इज 3। अब 3 हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, नंगा 3 नहीं लिखेंगे, कपड़े पहनाएंगे उसको। कपड़े कहना कैसे पहनाएंगे, n-2 लिखेंगे। n का वैल्यू 5 होता है, तुम लोग को पता है। तो n-2 यानी कि 5 - 2 विच इज 3 ओनली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n-2। उसके बाद नंबर ऑफ कंपैरिजंस फॉर पास 3 यानी कि बेसिकली थर्ड पाइवोट के लिए कितने कंपैरिजंस हमें करने पड़ेंगे। थर्ड पाइवोट के लिए, अरे यार फॉर एग्जांपल ये हमारा वो क्या बोलते हैं, ये अरे है। तो पहला पाइवोट, दूसरा पाइवोट,
थर्ड पाइवोट के लिए हमें एक और दो कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, तब जाके हमें थर्ड पाइवोट मिलेगा। दैट इज द रीजन वाई हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड फॉर पास 3 इज 2। अब नंगा 2 नहीं लिखेंगे, 2 के जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे n-3, n-3 इज 5-3 विच इज 2 ओनली। अब ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा n-1 टाइम्स चलेगा, क्योंकि उतने ही तो नंबर ऑफ पासेस हमारे पास है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी वुड राइट हियर नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड फॉर पास n-1 इज, अब n-1 का मतलब क्या है? 5-1 दैट इज 4। मतलब हमारे पास जो चौथा पाइवोट है इसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने पड़ेंगे? तो चौथे पाइवोट में एक ही नंबर यहाँ पे आगे बचा हुआ होगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम एक ही बार कंपैरिजन करेंगे, और इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, यानी कि 1 लिखेंगे। अब तुम कहोगे कि नंगा 1 क्यों लिखा है हमने? भाई नंगा 1 इसलिए लिखा है क्योंकि उसके पीछे कोई रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि जब ऐसा आता है ना, इन सब लोगों को हमें ऐड करना होता है, विच इज़ t ऑफ n इज इक्वल टू, इन सब लोगों को हम ऐड करेंगे, दैट इज n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 एंड 1। अब जब ये होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, एंड द फॉर्मूला इज n इंटू n-1 अपॉन 2। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे दैट वुड बी n² माइनस n अपॉन 2, ठीक है। अब इसको तुम n² लिख सकते हो। अब इसको डायरेक्टली n² मत लिखना, इसको तुम ऑर्डर ऑफ n² ऐसे लिखोगे। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, मतलब हमने बाकी की चीज़ें क्यों नहीं लिखी? बाकी की चीज़ें हमने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि जिस एलिमेंट के ऊपर हाईएस्ट डिग्री होता है उसी एलिमेंट की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, विच इज़ n², एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव रिटन हियर ऑर्डर ऑफ n²। एंड ये आपका वर्स्ट केस है, ये आपका बेस्ट केस है, ये आपका पूरा का पूरा एल्गोरिथम था, और ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।